नमस्कार दोस्तों, बाजार की बात। नमस्कार दोस्तों, निफ्टी को सुबह देख के लग रहा था निफ्टी करीब करीब 1.5% पे रुकेगा जाके माइनस में। लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक दिखाया वो बहुत ही मजेदार था। निफ्टी एक गजब का पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है जिसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। इन्फ्लेशन का डेटा आया है और अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करो और एंड में पता चले कि भाई फोलियो नंबर गलत था, चीजें खराब हो गई, पैसा नहीं रिडीम कर पा रहे, तो क्या करें, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए है ही, लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो भी इस वीडियो में आपके लिए कंटेंट मिलने वाला है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। तो इन्फ्लेशन से शुरू करते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन 1.54% पे आ चुका है। सितंबर का लोएस्ट है सिंस 2017, मतलब 2017 के बाद ये जो महंगाई दर है इतनी नीचे गिरी है। अगर आप अगस्त की बात करोगे तो 2.07% का रिटेल इन्फ्लेशन था। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है महंगाई दरों में गिरावट आई है। जो सामान महंगे होते हैं वो और महंगे नहीं, इवन कुछ केसेस में सस्ते हो रहे हैं धीरे धीरे करके। क्या ये बढ़िया बात है? क्वेश्चन ये है। देखो, इन्फ्लेशन में गिरावट का मतलब ये है कि महंगाई कम बढ़ रही है, लेकिन इसका एक और मतलब ये है कि डिमांड नहीं है। अगर डिमांड नहीं है मार्केट में तो महंगाई कम होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले समझो। सपोज करो एक सेब है, उसको खरीदने वाला एक इंसान है तो उसका प्राइस कभी नहीं बढ़ेगा, वो सेम रहने वाला है। एक सेब है और उसको खरीदने वाले 5 लोग हैं तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। क्यों? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। अब मानो वही एक सेब है, उसको खरीदने वाला कोई भी नहीं है तो उसका प्राइस कम होगा। क्यों? वो बोलेगा भाई सस्ते प्राइस पे निकाल देते हैं, शायद कोई खरीदे ही ना बाद में। तो इस बेसिक एग्जांपल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा कम हो जाए, जैसे अभी ऑलरेडी कम है, अगर ये और ज्यादा कम हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन का डेटा हमें ये बताता है कि भाई महंगाई दर में कमी आई है, लेकिन आसपास आपको क्या लगता है, जो साबुन, तेल, कंघी, खाने की जो चीजें हैं, क्या उसका दाम घटा है थोड़ा सा भी? ये आप मुझे बताना। जैसे जीएसटी में कटौती हुई जिस वजह से इन्फ्लेशन का रेट कम हुआ होगा फॉर श्योर, लेकिन आप तक इसका जो बेनिफिट है वो पहुंचने में अभी भी 6 महीने से साल भर का टाइम लग सकता है। अगर आप नॉर्मल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो तो गाड़ियों के ऊपर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया न्यूज थी। एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन कम होना मतलब आरबीआई और रेट कट करेगा, बैंकिंग फाइनेंस की जो कंपनियां हैं और ज्यादा ग्रो करेंगी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बढ़ेंगे, मतलब पैसा ही पैसा। अगला जो साल है वो निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया दिखता जा रहा है जिस हिसाब से हमारे पास न्यूज आ रही है। सेकंड, एक बहुत बढ़िया न्यूज आ रही है। अगर आपने लोन लिया है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे, जब भी आप लोन लेने जाते हो तो दो तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर आपने पर्सनल लोन लिया, आपने 10% पे लिया तो वो पूरे 5 साल के लिए 10% पे ही चलता रहेगा, आपको उसी पे करना पड़ेगा। आरबीआई रेट कट करे या इंक्रीज उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा लोन होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे जो लोन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में होम लोन होते हैं या फिर बिजनेस लोन होते हैं। अब जो होम लोन होता है, अगर आपने होम लोन लिया है तो अब आप अपने बैंक से जाकर के बात करोगे कि आरबीआई ने ये रूल बनाया है, मेरी ईएमआई कब कम होगी। दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ईएमआई का अमाउंट कम करवा लो या फिर आप उसका टेन्योर, मतलब कितनी दिनों के लिए रखा है उसको कम करा लो। ये एक बहुत अच्छी चीज आरबीआई ने करी है और बहुत जल्दी आपकी जो ईएमआई है उसमें आपको कटौती होते हुए दिखेगी। क्योंकि आरबीआई तो रेट कट कर रहा था लेकिन बैंक्स फिर भी वो जो पैसा था वो पास ऑन नहीं कर रहे थे अपने कस्टमर की साइड। ये एक मेन दिक्कत दिख रही थी। सो आरबीआई आया, इंटरवेंशन करी और वापस से इससे क्या होगा ये समझो। वापस से इससे ये होगा कि जो आपके पास पैसा है वो बढ़ेगा। क्यों? ईएमआई कम हो रही है, मतलब जहां पे आप 10,000 की ईएमआई दे रहे थे अब आप 9,500 या 9,000 की ईएमआई दे रहे हो, 1,000 एक्स्ट्रा बचा तो उस 1,000 को जाके आप और एक्सपेंड करोगे, मतलब जीडीपी में ग्रोथ आएगी, जीडीपी में ग्रोथ आएगी, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमी हमारी बूस्ट करेगी। तो ये बहुत अमेजिंग न्यूज थी। अगर आपने ईएमआई ली हुई है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे तो डेफिनेटली आप बैंक से बात करना। अब मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी जो एक बहुत प्यारे सपोर्ट के पास पहुंच रहा है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो रिसेंटली ये कंसोलिडेशन में गया था। हमारी जो उम्मीद थी 2025 एंड होने से पहले निफ्टी वापस से ऊपर जाएगा, जो अभी होते हुए नहीं दिखा है। अक्टूबर का महीना आ चुका है, लेकिन निफ्टी की बात करें तो जो निफ्टी है वो एक बहुत अमेजिंग रेजिस्टेंस के साथ खेल रहा है, वो है ये वाला। अगर आप देखोगे तो 2 बार ये ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। अब देखो होता क्या, मेनली जब भी जो निफ्टी है वो इस वाले रेजिस्टेंट और सपोर्ट के आसपास आता है तो निफ्टी क्या करता है, वो टेस्ट करता है बार बार। मतलब अगर वो बार बार इस वाले प्राइस पे आएगा जो है 25,610 रुपया, अगर ये इस प्राइस के आसपास
आसपास आता है तो निफ्टी हर बार ये टेस्ट कर रहा है क्या मैं इसे ब्रेकआउट दे सकता हूं। ब्रेकआउट का मतलब है कि क्या मैं इसे तोड़ करके ऊपर जा सकता हूं। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो जो कंसोलिडेशन है क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, लेकिन यहां पे बेस्ट चीज क्या है कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है अपने मेजर सपोर्ट को, जो है 24,465 वाला। जब तक निफ्टी इससे नीचे नहीं जाता हम कोई भी डाउन साइड नहीं देखते। अगर हम बात करें शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है बुल फेज, जहां हर कोई पैसा बना रहा होता है। दूसरा होता है बेयर फेज, जहां पे हर इंसान पैसा लूज कर रहा होता है। तीसरा फेज होता है कंसोलिडेशन वाला, जहां पे ज्यादातर लोग पैसा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो गेम नहीं समझते। बाजार हमेशा बुल रन में नहीं रहता। बाजार जो है वो ट्रेड करने के लिए भी ऑप्शन देता है। जैसे ये वाला ऑप्शन है, ये ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। मतलब अगर कभी भी जो बाजार है हमारा 24,560 के आसपास आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, और सेलिंग के लिए जो रीसेंट रेजिस्टेंट है जो कि हमारा 25,400 के आसपास का, यहां पे सेलिंग ऑप्शन आता है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूं, 2 बार हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है तो अब हम इसे कंफर्मेशन मान सकते हैं। अगर आप देखोगे तो इसके बीच के अंदर जो गेन्स आपको मिलते हैं वो 3.5% के हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि 3.5% से क्या होगा। अगर आप देखोगे तो एक साल में कितनी बार नीचे आया है। 18 सितंबर के बाद बाजार दोबारा नीचे आता है, मतलब 26 सितंबर के पास, और आज की डेट में आप देख सकते हो ये ऑल टाइम हाई बना रहा है। मतलब करीब करीब 3 महीने में ये दूसरी बार टेस्ट कर रहा है अपना ऑल टाइम हाई। मतलब अगर आप ये काम कर पाते हाइपोथेटिकली, और इन फ्यूचर में अगर आप कंसोलिडेशन में ट्रेड करते हो, तो हर 2 से 3 महीने में वो उस लाइन में कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब 2 से 3 महीने में किया तो 3-3% के गेन्स जो है वो आने की उम्मीद है बाजार के अंदर। डेफिनेटली यहां पे बहुत सारे रूल फॉलो हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रिक्ट बाय और सेल करना चाहिए, स्ट्रिक्ट आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो लोगों को लगता है बाजार गिरता ही चला जाएगा, तो ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक पैटर्न बन रहा है जिसको मैं आगे चल करके ट्रेड करूंगा, तो ये मेरा फर्ज था आपके साथ शेयर करना, मैंने कर दिया। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। कई बार लोग कहते हैं स्मॉल कैप के अंदर क्या हो रहा है। देखो, अगर आप स्मॉल कैप की बात करोगे तो स्मॉल कैप का जो पीई है वो आपको 29 का दिख रहा है, मीडियन पीई। अगर आप देखोगे जो पीई नॉर्मल इस समय पे चल रहा है वो है 30 का, तो मीडियन पीई के आसपास आपको दिख रहा है। अब पीई कैसे होता है, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे स्टॉक ढूंढते हैं, इसके ऊपर मैंने मेंबर की कम्युनिटी में एक वीडियो पोस्ट कर दी है। 30 मिनट की वीडियो है, इन डेप्थ समझाया है कि आपको अच्छे स्टॉक्स चूज करने तो कैसे कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैंने समझाया, तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हो। उसमें इन डेप्थ मैंने पूरा टाइम लेकर के आपको समझाया एक वीडियो के अंदर ही। अगर आप देखोगे तो पीई अभी भी हाई वैल्यूएशन इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल के अंदर जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल आती जा रही है। सो सिनेरियो ये हमें बताता है कि अगर आप इस समय पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे स्मॉल कैप में तो दिक्कत हो सकती है। जब भी पी 30 के आसपास जाता है एक ऑल टाइम हाई बनता है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो पी थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो एसआईपी करने का, इवन टॉपअप करने का एसआईपी में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो स्मॉल कैप में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो टॉपअप डेफिनेटली उसको कंसिडर करना चाहिए इस समय पे, क्योंकि बाजार में ऑलरेडी करेक्शन है। तो रिसेंटली जितनी भी न्यूज आई, जितनी भी एनालिसिस करी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन एक क्वेश्चन जिसने मेरा भी दिमाग थोड़ा सा खराब किया, और मैंने भी सोचा क्वेश्चन अच्छा है किसी ने कवर नहीं किया, इसके बारे में बात करनी जरूरी है। अंकित जी का कमेंट था कि आई लाइक योर चैनल, सो थैंक यू सो मच अंकित जी। ये कह रहे हैं क्या हो 20 साल तक अगर मैं निवेश करता रहूं और ग्रो और एएमसी आपका पैसा वापस नहीं करे, क्योंकि आपके डीमेट फॉर्म के अंदर एंट्री गलत थी, आपका केवाईसी गलत था, फैच में रजिस्ट्रार ने जो गलतियां करी, आपका फोलियो नंबर गलत हो गया, एसओए गलत हो गया, मतलब ये मान लो कि गलती हो गई। तो इस नाइटमेयर से कैसे डील करें, और ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में होगा, मेरे दिमाग में भी था, तो मैं इससे कैसे डील करता हूं मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड स्टोर कहां होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको एनएवी मिलती है, जिसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, जितना भी पैसा उस म्यूचुअल फंड में है उसने उसको डिवाइड कर दिया। एनएवी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, सच्चाई ये है। अब जो स्टॉक आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड खरीद रहा है वो उसके डीमेट अकाउंट में होगा, उस एएमसी के डीमेट अकाउंट के अंदर होगा। सपोज करो किसी भी सिचुएशन के अंदर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको काफ़ी अलग अलग ऐप्स के ऊपर अपना पेन को जाकर के रजिस्टर करना है। काफ़ी सारी ऐप्स होंगी, कई ग्रो है, कई बार ईटी मनी है, कई बार अलग अलग ऐप है। मैंने रिसेंटली एक ऐप शुरू करी है यूज़ करना, पावर अप, बहुत बढ़िया ऐप है। तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि आपके पेन के अगेंस्ट कितने फोलियो नंबर जनरेटेड है वो वहाँ पे दिखता है। मतलब आपका पेन लिंक है आपके सारे के सारे फोलियोज के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ पता चल गई। अब सारे ऐप के ऊपर सेम डेटा दिखा रहा है, तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे कोई भी घपलेबाजी नहीं है। अदरवाइज
अदरवाइज ऐप के अंदर घपलेबाजी हो सकती है, एएमसी के अंदर घपलेबाजी हो सकती है, सारी ऐप पे घपलेबाजी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, अगर आप फिर भी सिक्योर खेलना चाहते हो तो आप एक स्टेटमेंट मंगवा सकते हो अपनी एएमसी से कि भाई मेरे को हर महीने की स्टेटमेंट मेरे पास आनी चाहिए। ग्रो, ईटी मनी और जितनी भी ये कंपनीज हैं, ये कंपनीज एक एग्रीगेटर है जहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड ये इकट्ठा करते हैं, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो। एल्स आपका सारा का सारा पैसा एएमसी के पास ही पड़ा होता है, और एएमसी भी उस अपने पास नहीं रखती, वो उसके डीमैट अकाउंट में पड़ा होता है। तो चाहे वो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्रो वो फेल हो जाए, और दूसरी चीज़ चाहे एएमसी फेल हो जाए, तो भी आपका पैसा सेफ है डीमैट अकाउंट के अंदर। जब आप जाओगे, अगर वर्स्ट सिचुएशन होगी, एएमसी भी रिप्लाई नहीं कर रही, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा 20 साल के बाद, तो आप सेबी के ऑफिस जाओगे या सीडीएसएल को मेल करोगे, वो आपको सारी डिटेल दे देगा। इवन सीडीएसएल को भी आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो, आप पूछोगे कि कहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, किसका डीमैट अकाउंट वो होल्ड करता है, सीडीएसएल और एनएसडीएल ही होता है, उनके पास आपकी सारी डिटेल्स होती है, पैन नंबर के अगेंस्ट आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अगर आप ये प्रिकॉशंस लेते हो, अगर आप सोच रहे हो कि यार दिक्कत हो ही जाएगी, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, तो आप ये सारे प्रिकॉशन ले सकते हो। क्या ऐसे हुए नहीं है? नहीं, ऐसा हुआ है, ग्रो के साथ हुआ है। ग्रो में एक बार था कि भाई मैंने 50,000 डाले थे, बट मैं जब विड्रॉ करने गया तो नहीं हुआ। ग्रो ने बोला टेक्निकल एरर थी, टेक्निकल ग्लिच थी, बाद में पता चला कि कभी पैसे कटे ही नहीं थे। लेकिन ये बहुत सारे पंगे हुए थे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, प्रिकॉशन लेना हमारा फर्ज है, हम हमेशा प्रिकॉशन लेंगे। तो जब भी सपोज करो आपने नया म्यूचुअल फंड खरीदा किसी भी ऐप के थ्रू, तो क्या करो, आप उसमें से विड्रॉ करने की कोशिश करो। जब आप विड्रॉ करोगे तो आपके पास एक अकाउंट स्टेटमेंट आएगी कि इस फोलियो नंबर के अगेंस्ट एक विड्रॉल अमाउंट जनरेट करना है। वो फोलियो नंबर उठा करके आप अपने पेन के अगेंस्ट जा करके अपने एएमसी से क्रॉस चेक कर सकते हो, और वर्स्ट के सिचुएशन में एनएसडीएल और सीडीएसएल किसी से भी जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो, जहां पर भी आपका अकाउंट है, 2 ही अकाउंट है। तो ये होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएंगे। अब एनएसडीएल और सीडीएसएल कोलैप्स होगी तो क्या होगा, फिर वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये भी जानना है तो कमेंट कर दो, इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो बना करके मैं बता दूंगा आपको, इवन चार्ट के साथ बताना पड़ेगा, तब जाके आप ये समझ पाओगे। सुनील जी का क्वेश्चन है, कह रहे तो मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ले लूं, अभी एनएवी 4 है। एनएवी से नहीं फर्क पड़ता भाई, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एनएवी से कोई लेना देना नहीं है। आपका मेन लेना देना किससे है? आपका मेन लेना देना है म्यूचुअल फंड और उसके पोर्टफोलियो से। अदरवाइज एनएवी कुछ भी महंगा हो या सस्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझो, एमआरएफ सबसे महंगा स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन क्या एमआरएफ सबसे बड़ी कंपनी है? नहीं। सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, ठीक है। तो क्या एमआरएफ सस्ती है या एमआरएफ महंगी? नहीं, उसका शेयर महंगा या सस्ता है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। शेयर प्राइस बस इससे होता है कि कितना स्प्लिट किया है। मतलब सपोज करो 100 रुपए हैं, चाहे आपके पास 100 रुपए के एक सिक्के हो तो 100 सिक्के हो जाएंगे, 100 रुपए का एक नोट हो, वैल्यू दोनों की 100 है, तो एनएवी हो गया या स्टॉक प्राइस हो गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड पे फर्क पड़ता, तो इन दोनों को इतना सीरियस नहीं लेना होता। करण श्री का कमेंट है, कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट माइंड फॉर फ्रॉम चाइना वांट टू वर्क फॉर चाइना, बेसिकली कि चाइना के लोग चाइना के लिए करने चाहते हैं, लेकिन इंडियन बाहर जा करके काम करना चाहते हैं, मतलब ये मेन इनका क्वेश्चन है। तो बेसिकली सीन क्या है, चाइना पैसा देता है, इंडिया में कुछ कमियां हैं, हम ये मानेंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं मानोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जैसे क्या कमियां हो सकती है? जैसे सबसे पहली कमी है, ये पैसे ही नहीं देना चाहते। इंडियंस कंपनी पैसा नहीं देना चाहती अपने वर्कर्स को, ये सच्चाई है। बहुत कम सैलरी है, आप टॉप पे भी चले जाओगे तो आप यूएस की सैलरी से कंपेयर नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ चलो सैलरी एक बार को आप कंपेयर कर भी लोगे। अगर आप बेसिक एमिनिटीज़ की बात करोगे, जैसे साफ रोड हो गई, वो आपको थाईलैंड की अच्छी मिल जाएगी इंडिया से। थाईलैंड कितनी छोटी कंट्री है, मतलब हमारे सामने तो स्टैंड ही नहीं कर सकती। बाली की मिल जाएगी, ये तो बहुत छोटी है। मलेशिया की मिल जाएगी, मॉरिशस की मिल जाएंगी, ये हमारे आगे स्टैंड ही नहीं कर सकती। और कई तो अफ्रीकन देशों की सड़कें हमारी सड़कों से क्लीन है, ये बेसिक एमिनिटी है जो आपको मिलनी चाहिए। हवा साफ, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको मिलनी चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी लड़कियों के लिए, आपके लिए, ये बेसिक एमिनिटी जो इंडिया में नहीं है। तो लोग इंडिया में सिर्फ पैसों की वजह से नहीं आ रहे, बेसिक एमिनिटी की दिक्कत है। अगर एक नेता का बच्चा है, अगर आप उससे कभी भिड़ गए और आप हर दिन उसी नेता की पूजा भी करते हो, सपोज करो मोदी जी का कोई बच्चा हो और आप जाकर के उससे भिड़ गए और आप हर दिन मोदी जी की पूजा भी करते हो, तो बच्चा आपकी ऐसी की तैसी कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और मोदी जी कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो थोड़ा सा दिक्कत है। और रिसेंटली जो केसेस सामने आ रहे हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। रिसेंटली आपने वो एमबीबीएस वाली स्टूडेंट लड़की का केस सुना होगा। तो कोई भी ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकली अचीव कर सकता है, बाहर जाना रहना अचीव कर सकता है, वो इंडिया में क्यों रहेगा? उसको ऐसे क्या पर्क्स मिल रहे हैं कि वो रहे? एक बंदा मतलब जर्मनी से वापस आता है, साइंटिस्ट है, दुनिया उसको बुला रही है कि हमारे पास आके काम करो, वो इंडिया आता है और एक पार्किंग के चक्कर में उसका काम खराब हो जाता है। आप समझिए वो बंदा मर गया, मतलब
कैसे, आप ये समझ रहे हो कैसे? वो बाहर इतनी वैल्यू है उसकी, इंडिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं, पार्किंग के चक्कर में लड़ाई झगड़े में ये चीज़ हो गई। सो इंडिया को ग्रो करना है तो बहुत सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। कोई भी इंटेलिजेंट इंसान जो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, अगर वो नहीं जा रहा इंडिया में है तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसको पैसा देना चाहिए, गवर्नमेंट को सही होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिस को सही होना चाहिए। अगर कोई भी ये कहता ना मोदी जी, राहुल, ये सारे करप्ट हैं, आप ये मान के चलो ये सारे एक ही जैसे हैं। आपकी जब एक्चुअल में जब आपको खुद ज़रूरत पड़ेगी ना गवर्नमेंट की, पुलिस की या लोगों की, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। अदरवाइज जब तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं बोलूँगा यार किसी को पड़े भी ना गवर्नमेंट के चक्कर काटने की, लेकिन जिस दिन आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, भाई आप परेशान हो जाओगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जा करके देख लो कितने ज़्यादा क्राउडेड हैं, लोग 10-10 दिन की लाइन में खड़े हुए हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये हम नहीं कर पा रहे तो भाई हमारा जो इंटेलिजेंट माइंड है वो क्यों रहना चाहेगा यहाँ पे? समझ रहे हो? बहुत कम देशभक्त हैं क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपनी बेटी को ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा करना चाहोगे जहाँ पे मतलब बाहर जाकर के आप ये नहीं कह सकते कि भाई कितनी सेफ है वो? समझ रहे हो? क्या आप अपने छोटे बच्चे को बाहर स्कूल अकेले भेज सकते हो या नहीं लाओगे? मतलब आप समझ रहे हो, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब सांस लेना, मतलब लंग कैंसर हो रहे हैं लोगों को यहाँ के धुएं की वजह से। हम पॉलिटिशियंस के लिए कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अगर हम अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं लेंगे तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे। और ये बात मोदी जी, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब की नहीं है। एज एन इंडियन शायद मेरे को ऐसी कोई भी लीडरशिप नहीं मिली जो एक्चुअली इंडिया को ऐसे ग्रो कर पाए जैसे चाइना ग्रो कर रहा है। लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप है चाइना में, इट्स फाइन। अरे भाई, मैंने मोदी जी को वोट दिया, इतने सालों से वो हैं। अरे भाई 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, 10-12 साल किसी भी गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए। बिहार की बात करें तो आई थिंक 10-15 साल से गवर्नमेंट है, शायद 20 साल के आसपास है, मैं तो फॉलो नहीं करता इस न्यूज़ को। तो बिहार के हाल नहीं सही हुए हैं, नहीं सही हुए। और बिहार में रेल चली, वहाँ पे थूक रहे हैं लोग जा करके, क्यों? बेसिक सिविक सेंस नहीं सिखाया जा रहा बच्चों को घर के अंदर। तो यार ये गवर्नमेंट की कमी है, हमारी कमी है, हम चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे, चीज़ें खराब पे खराब हो रही है। कोई भी इंटेलिजेंट इंसान जिसको बाहर बहुत वैल्यू मिल रही है वो क्यों रहना चाहेगा? ये मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस समय पे है। मैं आपको किसी के लिए पुश नहीं कर रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया में आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हम वर्ल्ड की बिगेस्ट मतलब वो हैं, डेमोक्रेसी हैं, लेकिन कोई इंसान आकर के कुछ बोल दे तो लोग डेमोक्रेसी की वैल्यू ही नहीं करते, जानते ही नहीं कि भाई ओपिनियन भी सुनना है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। लोगों पे गोलियां चल रही हैं, मतलब दिन दहाड़े लोगों पे गोलियां चल रही है, अगर कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है तो यार ये थोड़ी डरावनी बात है, टू बी फ्रैंक मैं ये बोलूँ। इसलिए मैंने भी अवॉइड करना शुरू कर दिया कुछ चीज़ों पे बात करना। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।